मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। साथ में बने रहें। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कथा को लाइक जरूर करते रहें मित्रों। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार की नजर उस पेड़ पर पड़ी जहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। राजकुमार को भी भूख लगी हुई थी। उसने आदमी से बंदर बन जाने वाली घास को सूंघा और बंदर बन गया। उसने पेड़ पर चढ़कर पेट भर मीठे मीठे बेर खाए। पेट भर जाने के बाद वह नीचे उतर आया और आदमी बन जाने वाली घास सूंघ कर फिर आदमी बन गया। अब उसके पास साधुओं की छीनी हुई करामाती चीजें थी। वह जल्दी ही रूपनगर पहुंचना चाहता था। उसने थैली से खड़ाऊ निकाल कर पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे रूपनगर पहुंचा दे। सचमुच खड़ाऊ राजकुमार को लेकर उड़ने लगी। राजकुमार बादलों के बीच में होकर उड़ रहा था। उसे नीचे ऊंची ऊंची पहाड़ियों की सुंदर चोटियां दिखाई दे रही थी। जल्दी ही वे खड़ाऊ राजकुमार को लेकर रूपनगर के फाटक के कुछ दूर लेकर उतर गए। वहां से राजकुमार पैदल ही दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा था। वे बाहर से आने वाले परदेशियों से पूछताछ करके अंदर जाने देते थे। राजकुमार ने बताया कि वह एक राजकुमार है और रूपनगर की राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया है। उसकी बात सुनकर पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनका रिसालदार प्यार भरे लहजे में बोला, राजकुमार, तुम अभी जवान हो, सुंदर भी हो, तुम्हारी शादी कहीं भी हो सकती है। यहां पर क्यों अपनी जान खतरे में डालने आए हो? क्यों, खतरे की क्या बात है? जो अभी राजकुमारी की शक्ल देख लेता है उसे राजकुमारी के प्रण के अनुसार राजा मौत के लिए जल्लादों को सौंप देता है। आज तक सैकड़ों राजकुमार अपनी इच्छा लेकर यहां आए लेकिन वापस नहीं जा सके। लेकिन मैं अवश्य ही फूलमती की डोली लेकर जाऊंगा। प्यारे राजकुमार, जो अब यहाँ आता है वह यही उम्मीद लेकर आता है, लेकिन आज तक कोई भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मगर जब राजकुमार ने हट नहीं छोड़ी तो उसे शहर में दाखिल होने दिया गया। राजकुमार दरवाजे से हटकर वापस जंगल में आ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। आखिर राजकुमारी फूलवती ने ऐसा अजीब प्रण क्यों लिया जिससे उसकी शादी किसी से भी नहीं हो सकती? मन ही मन राजकुमार ने निश्चय कर लिया था कि वह राजकुमारी को हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देगा। रात का अंधेरा होते ही राजकुमार ने खड़ाऊ पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे शहर में पहुंचा दे। खड़ाऊ राजकुमार को लेकर उड़ चली और ऊंची दीवार को पार करके राजकुमार शहर के बीच में पहुंच गया। शहर में घूमते घूमते जब राजकुमार को भूख लगी तब उसने खाना देने वाली थैली को निकाला। मेरे गुरु की झोली, मुझे भूख लगी है, अच्छा अच्छा खाना लाओ। राजकुमार के इतना कहते ही स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आ गया। राजकुमार ने पेट भरकर खाया। खाना खाने के बाद राजकुमार गलियों में घूमता हुआ एक स्थान पर रुक गया। वहां पर एक बुढ़िया ऊंचे से मकान के सामने बैठी थी। उसने राजकुमार की ओर उत्सुकता से देखा। बेटा, क्या तुम परदेसी हो? बुढ़िया ने राजकुमार को देखकर कहा। हाँ माँ, मैं इस शहर में आज ही आया हूं। तब तक मुझे आज खाना मिल जाएगा। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, आपके पास इतना बड़ा मकान है फिर भी आप खाने के लिए बैठी हो? तुम गलत समझे बेटा। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। इसलिए मैं तब ही खाना खाती हूँ जब कोई परदेसी मेरे घर आकर खाना खाता है। अगर 2-4 रोज कोई परदेसी ना आए तो मुझे उतने ही दिन बिना खाना खाए रहना पड़ता है। तब तो माँ जी, मैं कुछ दिन आपके पास अवश्य ठहरूंगा। अवश्य बेटा, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। राजकुमार को भूख तो लगी थी, लेकिन बुढ़िया का स्नेह व प्रण देखकर उसे थोड़ा खाना खाना पड़ा। बुढ़िया ने उसके लिए अपने पास ही बिस्तर लगा दिया। बेटा, तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे?
बुढ़िया ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, मैं राजकुमारी फूलवती से शादी करने के लिए आया हूं, और जब तक राजकुमारी का प्रण नहीं तोड़ दूंगा तब तक आपके पास ही ठहरूंगा। अरे बेटा, तुम उस कलमुही राजकुमारी का ख्याल अपने मन से निकाल दो। उसने अब तक सैकड़ों राजकुमारों की जान ले ली है। तुम चिंता ना करो माँ, मैं उसकी डोली लेकर ही जाऊंगा। बुढ़िया ने भी राजकुमार को काफी समझाया, लेकिन जब उसकी एक ना चली तो वह चुप रह गई। काफी देर तक राजकुमार यही सोचता रहा कि आखिर राजकुमारी ने ऐसी शर्त क्यों लगाई। कुछ सोचकर राजकुमार ने बुढ़िया को देखा। उसे नींद आ चुकी थी। वह अपनी चतुराई पर लेटी हुई खर्राटे भर रही थी। राजकुमार धीरे से उठा और मकान के आंगन में आ गया। अपनी खड़ाऊ पहनकर राजकुमार बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे राजकुमारी फूलवती के सोने के कमरे में पहुंचा दे। कुछ देर बाद ही वह राजा के महल के ऊपर पहुंच चुका था। राजकुमारी का महल भी उसी में था। राजकुमारी के महल के चारों तरफ नंगी तलवारें लिए कुछ संतरी घूम रहे थे, लेकिन राजकुमार आसमान की ओर से महल में उतर रहा था, इसलिए किसी भी पहरेदार की नजर उस पर नहीं पड़ सकी। एक खिड़की द्वारा राजकुमार उसके सोने के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी एक चौड़े पलंग पर सो रही थी। राजकुमार ने उसके चेहरे को देखा तो वास्तव में राजकुमारी परियों की तरह सुंदर थी। उसका गोरा रंग कमरे में रोशनी कर रहा था। काफी देर तक राजकुमार बैठा हुआ राजकुमारी को देखता रहा। फिर उसने राजकुमारी के सुनहरे रुमाल को उठाकर जेब में रख लिया और उसकी जगह अपना रुमाल रख दिया। रुमाल के अंदर ही उसने एक चिट्ठी भी रख दी। प्रिय राजकुमारी, मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मुझे जल्लादों को सौंप सकती हो, लेकिन तुम मुझे तलाश नहीं कर सकती। मैं कल ही आऊंगा, तुम्हारे लिए गहने और सुहाग का सामान लाऊंगा। तुम्हारा अपना राजकुमार। फिर राजकुमार अपनी खड़ाऊ पर सवार होकर वापस बुढ़िया के मकान में आकर सो गया। उधर सुबह जब राजकुमारी उठी और उसने अपने रुमाल के स्थान पर दूसरा रुमाल देखा तो हैरान रह गई। साथ ही राजकुमार की चिट्ठी पढ़कर आग बबूला हो उठी। पूरे महल में हलचल मच गई। पहरेदारों को कैद कर लिया गया। पूरे शहर में उस राजकुमार की तलाश होने लगी। खबर आंधी और तूफान की तरह फैलने लगी। रात को राजकुमारी के महल पर सख्त पहरा बैठा दिया गया। बुढ़िया ने राजकुमार को जगाकर बताया कि कोई आदमी राजकुमारी के पलंग पर उसका रुमाल बदल गया। राजकुमार बुढ़िया की बात सुनकर चुप रह गया। उसने शाम तक वहीं बाहर ना जाने का निश्चय कर लिया। रात होने पर जब बुढ़िया सो गई तो राजकुमार फिर उड़न खड़ाऊ द्वारा राजकुमारी के महल पर पहुंच गया। चारों तरफ सख्त पहरेदारों को क्या मालूम कि जिसको पकड़ने के लिए वे इतना सख्त पहरा दे रहे हैं वह अंदर जा भी चुका है। राजकुमारी ने खुद अपने कमरे के चारों ओर पहरे का इंतजाम कर रखा था। वह खुद संतुष्ट होकर सोई थी। जिस समय राजकुमार उसके कमरे में पहुंचा वह गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, माथे पर टीका लगा दिया। धन देने वाली थैली से जेवर मांग कर राजकुमारी के सिरहाने रख दिए। सारे काम से फुर्सत पाने के बाद राजकुमार ने वहीं बैठकर छोटा सा पत्र लिखा। प्रिय राजकुमारी जी, आशा है कि मेरी भेंट आपको पसंद आएगी। कल मैं फिर आऊंगा, तुम्हारे लिए उपहार लाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे शादी का प्रस्ताव मंजूर हो तो पत्र लिखकर छोड़ देना। तुम्हारा राजकुमार। राजकुमार सुबह होने से पहले वहां से निकल गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसकी नजर पास रखे हुए जेवर पर पत्र पर पड़ी। पत्र पढ़कर राजकुमारी क्रोध से लाल पीली हो गई। जब एक बांदी ने उसके टीके और सिंदूर के बारे में बताया तो राजकुमारी तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। अरे बेटी, हमारी आंखें क्या देख रही हैं? राजा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं पिताजी, यह उसी शैतान की हरकत है जिसे कल आपके सैनिक नहीं पकड़ पाए।
वह रात को मेरे महल में फिर पहुंच गया। राजा ने सेनापति को बुलवाया और उससे पूछा कि राजकुमारी के महल में वह शैतान कैसे घुस गया। महाराज, मैंने खुद रात भर राजकुमारी के कमरे के बाहर पहरा दिया है। रात को वहां पर आदमी तो क्या, चिड़िया की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जा सके। राजा चकित रह गया। उसने मंत्री जी को बुलवाया। राजकुमारी, आप जाइए, आज हम उस शैतान को हर हाल में पकड़ लेंगे, राजा ने कहा। कुछ देर बाद मंत्री जी हाजिर हो गए। मंत्री जी, रात को वह शैतान फिर राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो गया और उसने अपनी अजीब हरकत रात फिर की, राजा ने कहा। महाराज, सेनापति आपके सामने हैं, उनका इंतजाम ऐसा तो था नहीं, मंत्री ने कहा। यही बात मेरी समझ से बाहर है कि वह शैतान किस तरह राजकुमारी के महल में दाखिल हो सकता है। अगर हम राजमहल की हिफाजत नहीं कर सके तो जनता का क्या होगा। महाराज, अब की बार आपका शिकार वापस नहीं जा सकेगा। कल वह आपके दरबार में अवश्य हाजिर कर दिया जाएगा, मंत्री जी ने कहा। मैं खुद इस मामले को देखूंगा। और फिर सेनापति सहित राजा को भी मंत्री जी ने अपनी योजना समझाई। दूसरी बार राजकुमारी फूलवती के महल में घुसने की खबर भी बुढ़िया ने राजकुमार को सुनाते हुए कहा। बेटा, तुम देख लेना, राजा उसे पकड़ते ही जल्लादों को सौंप देगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमार मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने रात को भी वहां पर जाने का निश्चय कर लिया था। रात होते ही राजकुमार बुढ़िया के सो जाने की चिंता करने लगा। जब बुढ़िया सो गई तो उसने तुरंत खड़ाऊं पहनी और राजमहल की ओर चल दिया। जब वह राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज राजकुमारी का पलंग बड़ा और आधा हिस्सा खाली था और आधे हिस्से में राजकुमारी सो रही थी। राजकुमार को लगा कि राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव मान लिया है। वह तुरंत खाली हिस्से पर लेट गया। छपाक छपाक, जैसे ही राजकुमार उस पलंग पर लेटा, वह धम से नीचे जा गिरा। नीचे खाली गहरा गड्ढा बनाया हुआ था। अब राजकुमार उसकी चालाकी भाप गया। पलंग का आधा हिस्सा कच्चे धागे का बनाया हुआ था। पलंग के उस हिस्से के नीचे एक गहरा गड्ढा भी खोद रखा था। राजकुमार उसमें गिरते ही बुरी तरह फंस गया। अंदर से छपाक छपाक की आवाज भी आ रही थी। राजकुमारी की आंख भी खुल गई। उसने अंदर उछलते हुए राजकुमार को आवाज दी। क्यों, पसंद आया बिस्तर? हाँ राजकुमारी जी, अब तुम्हें भी मेरा प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तीसरी बार तुम्हारे कमल मुख के दर्शन कर रहा हूं। अभी नहीं, राजकुमारी ने कहा। अब की बार जब मेरे दर्शन करोगे तो तुम्हारी बात पर विचार करूंगी। अब तो सुबह तक इसी में आराम करो। सुबह जल्लादों से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अगर तुम कहती हो तो फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। सुबह देखा जाएगा। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तो मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूं। राजकुमारी दूसरे कमरे में चली गई। राजकुमार की एक खड़ाऊ तो पैर में थी, लेकिन दूसरी अंदर ही पैर से निकल चुकी थी। वह उसे तलाश करने के लिए हाथ पैर मार रहा था। बाहर पहरेदारों की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। एक कह रहा था कि वह शैतान आज फंस गया है। दूसरा कह रहा था कि चलो, यह भी जान से जाएगा। उसमें से एक ने दौड़ के अपने मंत्री को बुलाया। कई पहरेदार दरवाजे से कान लगाए हुए अंदर की आवाजें सुन रहे थे। चलो, इसे अभी निकाल कर जेल में डाल दो, इनके मंत्री ने कहा। अरे हुजूर, फिक्र की क्या बात है, वह इस गड्ढे में सारी उम्र भी बाहर नहीं निकल सकेगा, एक सिपाही ने कहा। गड्ढा बहुत गहरा है, आप सुन ही रहे हैं कि वह अभी तक अंदर ही हाथ पैर मार रहा है। चलो, सारी रात उसे यहीं पड़ा रहने दो,
उसके मंत्री ने भी अपनी राय दी। राजकुमार को बाहर होने वाली सिपाहियों की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब सिपाहियों ने यह कहा कि सुबह निकाल लेंगे तो उसका डर कम हुआ। वह तेजी से अपने खड़ाऊ तलाश करने लगा। चावलों के गाढ़े मांड से उसका सारा शरीर भारी हो चुका था। आधे घंटे की कोशिश के बाद उसे खड़ाऊ मिल गई। एक खड़ाऊ पहले ही दूसरे पैर में थी। दोनों खड़ाऊ पहनते ही वह उड़कर निकल गया। बुढ़िया के घर पहुंचकर उसने कपड़े उतार दिए और नहा धोकर चुपचाप सो गया। सुबह उठकर उसने वे कपड़े बुढ़िया के हाथों धोबी के यहां भिजवा दिए। उधर जब सुबह सिपाहियों ने गड्ढे को खाली देखा तो वे घबरा गए। बात राजा तक पहुंची। उसने फौरन मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, वह शैतान आपके जाल से भी निकल भागा। चिंता ना करें महाराज, वह हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। आप सैनिकों को आदेश दे दें कि जो व्यक्ति नीले रंग के रंगे कपड़े पहने पाया जाए उसे तुरंत गिरफ्तार करके राज दरबार में पेश किया जाए। ऐसे तो काफी होंगे जो अपने कपड़ों में नील देते होंगे, फिर भी उस शैतान के कपड़ों में नील ज्यादा ही होगा। मंत्री जी की युक्ति राजा की समझ में आ गई। उसने यह आदेश शहर के कोतवाल को दे दिया। राजा का आदेश पाकर सभी सैनिक शहर में नीले रंग के कपड़े पहनने वाले व्यक्ति की तलाश में घूमने लगे। जिस धोबी के यहां राजकुमार के कपड़े धोने के लिए दिए थे, उसके लड़के की शाम को बारात जानी थी। सुनहरी बेल बूटी वाले राजकुमार के कपड़ों को उसने जल्दी जल्दी साफ किया और शाम को उन्हीं कपड़ों को पहनाकर अपने लड़के को घोड़ी पर सवार करा दिया। राजा ने इन बातों को बिल्कुल भी आम लोगों में नहीं जाने दिया था। ज्यों ही धोबी के लड़के की बारात चौक बाजार से गुजरी तो सिपाहियों की नजर उसके कपड़ों पर पड़ी। सिपाही धोबी के लड़के को पकड़कर कोतवाली ले गए। वहां से शहर कोतवाल उसे लेकर राजमहल में पहुंचा और उसे राजा के सामने पेश किया। महाराज, यह धोबी का लड़का है। जैसी आपकी आज्ञा थी, इसे आपके सामने पेश किया जा रहा है। शहर कोतवाल ने कहा। ओह, इस शैतान की इतनी हिम्मत कि यह राजकुमारी के महल में चोरी से दाखिल हो, राजा ने गुस्से से कहा। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक और बहुत ही मनोरंजन पूर्ण है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।